ठीक है बच्चों, हमारे 2 लेसन हो गए 9, 10। अब मैं बार बार तो नहीं बोलूँगी मैं हिंदी टीचर में, अब तो पूरा सेम कर लिया हमने साथ में, पता ही होगा मैं हिंदी टीचर हूँ और हिंदी पढ़ा रही तो हिंदी टीचर होंगी, बार बार बोलने से क्या फ़ायदा। तो अब हम 11 लेसन पढ़ेंगे इसका, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, ये है ना इस पूरी जो लेसन है ना, एक जब हमारे यहाँ मूवी फर्स्ट टाइम आई थी आलम आरा, तो उस समय की एक कहानी है कि जब है ना पहली बार चलचित्र यानी फिल्म बनी तो किस तरह से बनी, उसमें क्या परेशानियाँ थी, फिर उन परेशानियों से कैसे सीखा, फिर इम्प्रूवमेंट हुआ, ये सारा इसमें बताया गया है। वे सजीव सभी सजीव है, सजीव यानी जिनमें जीवन होता है, सजीव और निर्जीव, जिसमें जीवन है वो सजीव और जिसमें जीवन नहीं है, जो बोल नहीं सकते चल नहीं सकते, वो निर्जीव हैं। सांस ले रहे हैं, 100% यानी 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, 78 यानी 78 उनको बोलते हैं, बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सहवाक, सहवाक यानी बोलती हुई, वाक्य यानी बोलना होता है ना, सहवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931, ये याद रखना बच्चों, ये इम्पोर्टेंट सन है इस लेसन की और इसी पे बेस्ड है पूरा लेसन, इसलिए 14 मार्च 1931 क्या बोलते हैं हिंदी में 31 कि वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था, यानी बहुत चेंजेस का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था, यानी पहली बोलती हुई फिल्म। उससे पहले क्या सिर्फ मूवमेंट्स आते थे, सिर्फ मूवमेंट्स देखे जाते थे, बोलते हुए नहीं। तो ये ऐसी पहली फिल्म थी जो कौन सी थी, बोलती हुई थी। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। मूक यानी चुपचाप वाला सिनेमा, सिर्फ उसमें क्या हाव भाव से आपको पता करना होता था कि ये क्या बताने जा रहे हैं। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया, यानी अब क्या हो गया, बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो गया। जो मूक यानी हाव भाव वाली फिल्में थी, आप वो भी बनी इस सन में, लेकिन अब लोगों का झुकाव किस तरफ आ गया, बोलने वाली फिल्मों की तरफ। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। याद रखना, ये बाद में भी काम आने वाला क्वेश्चन है, ये जीके का क्वेश्चन है कि पहली बोलती फिल्म के निर्देशक कौन थे, ये ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी, यानी कौन सी, हॉलीवुड की एक बोलती हुई फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में वहीं से क्या प्रेरणा आई कि मुझे भी क्या बनानी है, बोलती हुई फिल्म बनानी है। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा यानी कहानी लिखी। एक पारसी रंगमंच का नाटक था, लोकप्रिय नाटक, तो उसको उन्होंने जब देखा ना तो उनके दिमाग में एक कहानी आई जो उन्होंने अपनी फिल्म की कहानी रखी। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों यानी ऐसे के ऐसे, ज्यों के त्यों जैसे हैं वैसे के वैसे ही उन्होंने उसमें रख लिए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक यानी संवाद लिखने वाला, कि मतलब इसके बाद ये बोला जाएगा वो बोला जाएगा, तो मतलब वो लिखने वाला कोई भी नहीं था। आजकल तो बहुत होते हैं संवाद लेखक, जब नहीं गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं ही धुनें चुनी, यानी ये काम भी उन्होंने खुद ही कर लिया क्योंकि और कोई उन्हें मिल नहीं रहा था, इसलिए धुनें चुनने का काम भी, धुन यानी जो बैकग्राउंड बजती है ना, जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाने के में मतलब कौन सी इस गाने में कौन सी धुन लगेगी, तो वो भी इन्होंने डिसाइड किया खुद नहीं।
फिल्म के संगीत में महज 3, उस समय 3 ही यंत्र थे जिनको काम में लिया गया, ये यानी वाद्य तबला, बजने वाला तबला, हारमोनियम, ये आजकल तो पियानो और बहुत सारी, मुझे भी नहीं पूरे नाम आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गए, नए नए इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस समय सिर्फ 3 ही उन्होंने संगीत के यंत्र प्रयोग में लिए, जो थे वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन। ऐसे बजता, मुझे भी ज़्यादा नहीं है संगीत का नॉलेज, फिर भी थोड़ा थोड़ा है तो वो बता देते हैं, का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया, क्योंकि अभी इसमें मतलब एक आदमी का नाम डाला, आजकल तो आता है ना, कुमार सानू का गाना है, मुझे यही नाम आ रहा है बच्चों याद, अभी तो मैंने यही उदाहरण दिया आपको, है ना। ऐसे ही ऐसे अलग अलग होते हैं ना हर गाने के, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, बाद में तो सब अपने अपने गाने गाते थे, उनके नाम आते थे, उनके नाम के साथ उनके गाने आते थे, पर उस समय ऐसा नहीं था कि किसी एक का नाम उसमें डाला जाए। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। मैं इसी में पढ़ रही हूँ, मैंने भी नहीं सुना बच्चों ये गाना, पर आज सुनूंगी ज़रूर, आपको पढ़ाने के बाद मैं देखूंगी ये गाना कौन सा था। भाई पता होना चाहिए जो पहला गाना हमारी बोलती फिल्म में था तो वो कौन सा था। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी, क्योंकि ना पहले साउंड जो होता ना ऐसे चारों तरफ, कोई ऐसे नहीं था कि बंद जगह हो वहाँ पर हो जाए तो है ना क्लियरली आवाज़ आए, इसलिए उनको कब करनी पड़ी इसकी शूटिंग, रात में ही करनी पड़ी, और उसके लिए कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। मतलब हर समय सब जगह लाइट ऐसे नहीं होती थी उस समय, तो उनको है ना ऐसे कृत्रिम, यानी एक तो होता है प्रकृति, तो क्यों रात में की, इसलिए उनको लाइट की भी व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। जब उनको रात में शूटिंग करनी पड़ी तो उनको क्या प्रकाश की ज़रूरत पड़ी, तब उनको अलग से उसकी व्यवस्था करनी पड़ी। तो क्योंकि अगर दिन में होती तो सूर्य का प्रकाश रोशनी थी, हो जाती शूटिंग, पर रात में तो चाहिए था ना, तो यहीं से किस फिल्म बनाने के लिए जो प्रकाश प्रणाली थी वो विकसित हो गई, यानी प्रकाश को किस तरह से करा जाए या प्रकाश किस तरह से डाला जाए, तो उसकी व्यवस्था हो गई। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशियर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सहवाग फिल्में बनाई। यानी इन्होंने तकनीशियन और ये सब रेडी किए और साथ में बहुत सारी फिल्में भी बनाई। लगभग 150 फिल्मों का निर्माण इन्होंने किया। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मोल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। मेल वाली यानी हिंदी उर्दू का इसमें मिक्सचर था, मतलब दोनों भाषाओं को इसमें बोला गया मिक्स कर कर। तो जो क्योंकि हम हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के लोगों की लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, तो उर्दू भाषा भी बहुत सारी बोली जाती है हमारे यहाँ। तो ये इस जो फिल्म में हिंदुस्तानी जो भाषा रखी गई उसमें उर्दू और हिंदी का मेल था। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे, यानी अनोखा मेल था गीत और नृत्य का। फिल्म की नायिका कौन थी? जुबेदा थी। नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक यानी सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाले कौन थे? स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है, मतलब एक टॉपिक बहुत ज़्यादा फेमस है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। वो शुद्ध हिंदी भाषी थे, इसलिए उनको उर्दू बोलने में प्रॉब्लम होती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर
उनकी जगह पर महबूब को नायक बनाया गया। विट्ठल क्या हो गए, नाराज हो गए, भाई जो उनको जगह दी गई थी उसकी जगह अब उनको दूसरे को ले लिया गया, तो वो क्या हो गए, नाराज हो गए। विट्ठल अपना हक पाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने क्या कर दिया, मुकदमा ही दायर कर दिया, भाई पहले मुझे बना के मुझे क्यों हटाया गया, मेरी जगह दूसरे को क्यों लिया गया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। मोहम्मद अली जिन्ना सबको पता है ना, ये वकील ही थे, बाद में इन्होंने पार्टी बनाई, मुस्लिम पार्टी बनाई और फिर अलग से पाकिस्तान की डिमांड रखी, है ना, और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के क्या बन गए, नायक बन गए, यानी हीरो। नायक मतलब हीरो बन गए। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय। स्टंटमैन, नायक, इनको तो मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते होंगे कि सारे देखते हैं, मूवी तो सारे ही देखते हो ना, सबको पता होगा। स्टंटमैन यानी अपनी लड़ाई करना, वो सब स्टंट वो खुद देते थे। इसके अलावा आलम आरा से सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ, यानी इन्होंने ही बहुत बड़ी भूमिका निभाई है भारतीय सिनेमा को आगे लाने में। स्तंभ वही होता है जो कि मजबूती के साथ खड़ा रहे और आगे उस पर और बिल्डिंगें बनती रहे। ये फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली, यानी 8 सप्ताह तक। 8 सप्ताह कितने महीने हो गए, एक महीने में कितने, 4 होते हैं, तो 8 को फटाफट मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा। मुझे करके बताना ज़रूर बच्चों, पता चलेगा मैथ्स किसकी अच्छी है। और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस को भी उसको रोकना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए ये फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सहवाग फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, यानी पुरानी कथा जो होती है ना, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। क्योंकि उस समय ना हमारे यहाँ कम था रंगमंच का चलन। जो पारसी लोग थे ना, वो बहुत अच्छे नाटक प्ले किया करते थे, उनके नाटक बहुत अच्छे हुआ करते थे। और हमारी तो रामायण, महाभारत, भागवत गीता, ऐसे ग्रंथ और ऐसे और भी कई ग्रंथ तो उन्हीं पे आधारित हुआ करती थी पहले की मूवी। आज की जैसे नहीं, ये मार तोड़, है ना, वो उस पे नहीं आधारित होती थी। और कुछ सामाजिक विषय हुआ करते थे जिसमें जो हमारी समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उनसे रिलेटेड होती थी वो चीज़ें। या हमारा भारत देश कैसा है, कृषि प्रधान देश, एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो उससे रिलेटेड हुआ करती थी। या फिर ब्रिटिशर आए तो फिर उसके ऊपर हुआ करती थी। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था, इसके कारण सहवाग सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो तो गांधी जी से नाराज ही रहते थे ना, गांधी जी उनकी भाई फेवर में नहीं थे, इसलिए उनका सामना करना पड़ा था कि उन्होंने मतलब नाराज़ हो गए, भाई ऐसा फिल्म क्यों बना दी हमारे खिलाफ आपने, तो उनकी नाराज़गी सहनी पड़ी थी। सहवाग सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर ने इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सहवाग फिल्मों का क्या कहा गया, पिता टाइटल दिया गया। तो उन्होंने क्या कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया, यानी मैंने तो अपने देश के लिए काम किया है, इसके लिए मुझे इतने बड़े खिताब की ज़रूरत नहीं है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अब
अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोले जाते थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, जब चुपचाप करना होता तो फिजिक देखी जाती थी कि अच्छा हो और उछल कूद करने वाला हो, उससे काम चल जाता था। लेकिन जब मुंह से बोलना है तो एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए, उसको जो बोल रहा है उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए कैसे लोगों की ज़रूरत पड़ी? पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत पड़ी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सहवाग दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों का देश था। भारत में मुस्लिम मेजॉरिटी भी ज़्यादा थी तो उर्दू बोली जाती थी, तो दोनों भाषाओं का महत्व बढ़ने लगा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। दाखिला मतलब एडमिशन होना। पहले क्या था? मूक था, कोई भी ले लो, चुपचाप वही तो करने, एक्शन ही तो, या उछल कूद करनी है, घुसे मारते हुए दिखाना है। लेकिन अब क्या था? बोलना भी था। तो अब खाली शरीर के अलावा किसकी ज़रूरत भी पड़ी? भाषाओं की भी ज़रूरत इसमें पड़ी। हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। प्रतिबिंब यानी छाया। अब उसमें क्या दिखाने लगे? जो हमारे सामाजिक जीवन में जो घटनाएं होती थी उनका ये प्रतिबिंब बनी। जो फिल्में थी वो फिल्मों के माध्यम से जो हमारे समाज में बुराइयां थी उनको सामने लेके आए, किस तरह से उनको दूर किया जा सकता है वो सामने निकल कर आई। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई थी और लोगों ने केश सज्जा, मतलब जैसी केश सज्जा वो करती थी ना, यानी अपने केशों को, अपने बालों को जैसे वो बनाती थी, या जूड़ा चोटी जो भी कुछ बनाती थी, तो जो महिलाएं थी उस समय की औरतें थी समाज की, वो उनको क्या करती थी? कॉपी करती थी। आज भी करते ना, वो हीरोइन के बाल ऐसे थे उस फिल्म में, ऐसे काट देना मेरे, और लड़के लोग उस हीरो के बाल ऐसे थे, ऐसी कटिंग कर देना। तो सेम उस समय भी वो लोकप्रिय हो गई थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अपना अभिनय दिखाया था। सैम आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद गई, यानी इंडिया के अलावा बाहर के देशों में भी ये फिल्में पसंद की गई और बाहर के कलाकार भी इंडिया की मूवीज़ में, इंडिया की फिल्मों में काम करते थे। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सहवाग सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था, यानी बोलने वाले फिल्मों का युग शुरू हो गया था। और आज तो देखो बोलते बोलते हम कहाँ गए, कितनी टेक्निक डेवलप हो गई है हमारी फिल्मों में। आज की फिल्में तो और भी ज़्यादा टेक्निक रूप से डेवलप हैं। चलो बच्चों, ये हमारा लेसन फिनिश हो गया है। इस लेसन की एक वीडियो के साथ PDF भेजूंगी जो नोटबुक में करनी है। ठीक है बच्चों, ओके।